हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 12 जून 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर जो है मजा आएगा। तो इस क्वेश्चन को बताइए है, वैसे ये क्वेश्चन आपका पहला भी है, इसको देखते हैं हम लोग जो है इसका जो है आंसर क्या होगा। कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो अभी फ्यूगो ज्वालामुखी जो है चर्चा में रहा है, तो कहाँ ये स्थित है? ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान। दोस्तों जो है फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो भी चर्चा में रहा है? तो ग्वाटेमाला में जो है ये चर्चा में रहा है। 500 से ज्यादा लोगों को यहाँ जो है निकाला गया है, इसके कारण से ये जो है चर्चा में रहा है। तो ग्वाटामाला के अधिकारियों ने जो है, वहां के ऑफिशियल्स ने हाल ही में 500 से ज्यादा जो है लोगों को निकाला है, क्योंकि फ्यूगो ज्वालामुखी से जो है गैस और राख जो है निकल रहा है, और इसी कारण से वहां के आसपास के लोगों को जो है इवेक्युएट किया गया है, खाली कराया गया है। इसका नाम है बाल्कन डे फ्यूगो, जिसे जो है वहां के लैंग्वेज में आग का ज्वालामुखी कहते हैं। तो यह ग्वाटामाला में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्वाटेमाला में स्थित है, मध्य अमेरिका में। और वहां सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो ये काफी एक्टिव है, लगभग जो है बहुत साल पहले से जो है अभी तक लगभग 60 बार इसमें जो है विस्फोट हो चुका है। लगभग 3 साल पहले से इसमें विस्फोट हो रहा है, और इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए वो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस राज्य में है, देश नहीं। तो किस देश में जो है, किस राज्य में ये मंदिर है, देश नहीं। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो कहाँ स्थित है ये? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये केरल में स्थित है। कौन सा मंदिर है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो क्यों अभी चर्चा में रहा है? देखते हैं क्यों चर्चा में रहा है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है, कहाँ? तिरुवनंतपुरम जो उसकी राजधानी है, वहां श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हाल ही में 270 वर्षों के बाद मंदिर शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए जो है एक भव्य अनुष्ठान जो है महाकुंभ विशेषकम किया गया है। अब देखिएगा, किसी मंदिर को शुद्धिकरण करने के लिए 270 वर्ष बाद जो है उसके पवित्रीकरण के लिए अभी अनुष्ठान जो है, ये जो पहले होता था, रेगुलर होता था, बराबर होता था, वो अब 270 वर्ष बाद किया गया है। तो उसका नाम क्या है? महाकुंभ विशेषकम। ये जो अनुष्ठान है, जो मंदिर को पवित्रीकरण करने के लिए और शुद्धिकरण करने के लिए जो है किया गया है, इसके कारण से ये जो है चर्चा में रहा है। तो यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, और भारत में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। कहाँ स्थित है? आपकी केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसके शुद्धिकरण के कारण से जो है ये न्यूज में रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो 11, 12, 13, 14 जून। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? नाम से तो आपको बहुत स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा दिवस मनाया जाता है जो चाइल्ड लेबर होते हैं, जो बाल श्रम होता है, उसको जो है खत्म करने के लिए, उसके बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो किस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जून को हम लोग जो है, यानी आज हम लोग 12 जून को यह दिवस मना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में ये आपको जानना है कि हमारे आर्टिकल्स में भी ये देखिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। लेकिन हमारे आर्टिकल्स में जो है, आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, उनको जो है फैक्ट्रियों में या बड़ी कंपनियों में काम करने से जो है रोका गया है। मतलब वो काम करेंगे तो जान लीजिए वो गलत कर रहे हैं, और माता पिता अगर ऐसा करवाते हैं तो उनको भी जो है सजा मिल सकती है। तो आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम को जो है रोकता है। ये हमारे देश के संविधान में, जो हमारे मूल अधिकार में भी ये है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। तो विश्व यह दिवस जो है बाल श्रम यानी जो चाइल्ड लेबर होता है उसके खिलाफ जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, बच्चों को इस समस्या से जो बचाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जो है कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं ऐसे जगह है जहाँ जो है बच्चों को फैक्ट्रियों में काम कराया जाता है,
और लगभग 10 साल के, 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे उसमें जुड़े रहते हैं, मजबूरी में भी जुड़े रहते हैं। मैं ये बात को बहुत अच्छे तरीके से मानूंगा कि हाँ, बच्चे मजबूरी में जुड़ते हैं कई बार, लेकिन हर एक जो कंपनी वाला मालिक है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे जो है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को जो हायर करता है, बच्चों को हायर करता है, उससे काम करवाता है, तो उसको एक बार अलर्ट आप जरूर करिए। जो है ऐसा आप कर रहे हैं तो कानून के खिलाफ है, और ऐसा करेंगे अगर पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए इसको रोका गया, और समाज के लिए भी एक जो है ये कलंक है, क्योंकि बच्चे का उम्र अभी जो काम करने लायक नहीं है। अगर उससे हैजार्डस काम कराया जाएगा तो उसका विकास जो है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास जो है उसका रुक जाएगा। और उसका उम्र अभी क्या है, पढ़ाई करने का, पढ़ाई उसको नहीं करने देते हैं, तो उसका पढ़ाई करने का भी जो अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार भी उसका मूल अधिकार है, समस्याएं यहाँ जो है आ जाएंगी। इसीलिए जो है हमारे मूल अधिकार में जो है आर्टिकल 94 में इसको रोका गया है, चाइल्ड लेबर को रोका गया है। थीम ऑफ की वर्ष कहा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, और लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। यानी जो है प्रगति स्पष्ट है, ये कह रहा ना, प्रोग्रेस इज क्लियर मतलब जो अभी प्रोग्रेस हो रहा पहले की अपेक्षा वो बहुत स्पष्ट है कि हाँ, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट देयर इज मोर टू डू मतलब लेकिन अभी और भी बाकी है, अभी और भी करना है। देखिए क्या कर रहा, मोर टू डू, अभी और भी करना है प्रोग्रेस, और लेट्स स्पीड अप मतलब इस एफर्ट्स, जो अभी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आइए प्रयासों में और तेजी लाए। वो स्पीड अप उसको करना है, प्रयासों को और तेजी करना है। तो ये थीम के तहत बनाया जा रहा है इसके, और इस बहुत महत्वपूर्ण भी थीम है, अच्छा थीम भी है। ये जो है पब्लिक में मैसेज देने के लिए भी थीम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिवस की शुरुआत जो है, शुरुआत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 में जो है की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है एक कार्य करने वाली श्रम संगठन है, जो विश्व लेवल पर काम करती है, श्रम के बारे में जो है, लोगों के बारे में जो है, ये श्रम से संबंधित जो होता है, लेबर से संबंधित जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। 1919 में इसका हेडक्वार्टर, मतलब सॉरी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, केरल तट पर जो है भीषण आग के कारण जो है चर्चा में रहा जहाज एमवी वन हाई 503 किस देश की जहाज है। तो देखिएगा अभी जहाज में मतलब बहुत बम्पर तरीके से जो है, बहुत भीषण तरीके से क्या लग गया है, आग लग गया है, और इसमें केमिकल्स ऐसे ऐसे भरे थे, और इतना टन टन भरे थे, इसमें एक मटेरियल्स नहीं था, कई सारे मटेरियल्स जो है इसमें भरे हुए थे, जिसके कारण से जब वो आग पकड़ा तो बहुत भीषण जो है आग लग गया इसमें। और आप जानते होंगे जो समुद्री जहाज है, जो आपका जो है ये, जो क्या कहते हैं हम, सामान लेकर के जाता है, तो इसमें कितने सारे जो है चीजें भरी रहती है, कितने भारी भारी जो है चीजें इसमें रहती है, और इसमें जो केमिकल्स भरा था, सोचिए केमिकल्स अगर आग को पकड़ लेता तो कितना जो है भयावह हो जाता है। तो 21 देश की जहाज थी जो अभी केरल के तट के पास जो है क्षतिग्रस्त हुई है। तो सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तो कहाँ की थी दोस्तों, सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर की जहाज थी। पहले इसको आप लोग इमेज में देखिए, कहाँ है ये देखिएगा, किस तरह से इसका जो है, इसको यहाँ फायर ब्रिगेड की जो है टीम है यहाँ भी उसकी आग बुझा रही है, लेकिन आग का जो है आप लपट देख सकते हैं समुद्र के बीच में किस तरह से ये जो है आग को पकड़े हुए है। तो इसके कारण से ये चर्चा में रही है। तो सिंगापुर की जहाज थी। तो केरल तट के पास सिंगापुर ध्वज वाले जो है कंटेनर जहाज एमवी वन हाई 530 में जो भीषण आग लग गई है, जिससे संभावित तेल रिसाव और पर्यावरणीय खतरे की चिंता जो है पैदा हो गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस देश के जो है राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक को जो है पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में जो है यात्री देखा गया है। तो ये जंगलों में पहली बार जो है देखा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ जंगलों में है, देखिए ये है यात्री गलत लिखा गया है। तो ये कहा कि ये जो है राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, जिसको अभी जो है उत्तराखंड में जो है इसको डिटेक्ट किया गया है। ये है इसका पक्षी, सियामी पक्षी। तो नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका या इंडोनेशिया, तो कहाँ की ये राष्ट्रीय पक्षी है, तो सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड की ये राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको भी डिटेक्ट किया गया उत्तराखंड के जो है रानीखेत में। तो थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी ही सियामी फायरबैक को जो है पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में जो है एक स्थानीय पक्षी प्रेमी द्वारा जो है देखा गया, उसको डिटेक्ट किया गया है। तो सियामी फायरबैक जो है इसका वैज्ञानिक नाम लोफ्रा डीआरडी है।
इसका अगर वितरण देखेंगे तो थाईलैंड, मुख्यतः थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, इस सब एरिया में जो है इसको जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पाते हैं। लेकिन ये पहली बार आपके उत्तराखंड के रानीखेत में जो है देखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तो ओसन जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें जो है किन दो देशों द्वारा ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है शुरू किया गया है। तो ये ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, किन दो देशों के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रांस और भारत, फ्रांस और ब्राजील, स्पेन और ब्राजील, भारत और जो है इटली। तो कौन शुरू किया है इसको जो है, तो फ्रांस और जो है, सॉरी देखिएगा, फ्रांस और ब्राजील है ये आपका। जस्ट 1 मिनट, हाँ फ्रांस और ब्राजील इसको जो है शुरू किया है। कौन शुरू किया है, फ्रांस और ब्राजील शुरू किया है शायद यहाँ। हाँ ये देखिएगा, आपको थोड़ा सा गलती हो गया, तो फ्रांस और ब्राजील ने था इसमें। तो फ्रांस और ब्राजील ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है UNOC 3 में जो है बेलम, इसके इसमें जो है जो सम्मेलन हो रहा था उसके बेलम में जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 से पहले जो है राष्ट्रीय जलवायु नीति में जो है महासागर आधारित समाधानों को एकीकृत करने के लिए ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है शुरू किया है। कौन शुरू किया है, तो फ्रांस और ब्राजील ने शुरू किया है। तो क्या है इसकी विशेषता देखते हैं। तो ब्लू एनडीसी चैलेंज क्या है, तो यह एक बहुपक्षीय पहल है, मल्टी लेवल का जो है एक इनिशिएटिव है, जो देशों से जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने और तटीय लचीलापन बढ़ाने के लिए जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है, जो नेशनल लेवल पे डिटरमाइंड जो है कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें महासागर केंद्रित कार्यों को जो है शामिल करने का आग्रह करती है। तो ये आपको ध्यान रखना, नेशनल लेवल पे जो इसका निर्धारित योगदान होता है उसको इसमें शामिल करने के लिए आग्रह कर रही है। इसमें देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ, सेशंस, ये सब देश जो है भाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और उद्देश्य क्या है इसका, इस पहल का, ब्लू एनडीसी चैलेंज का, तो उद्देश्य है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका जो COP30 है, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, इससे पहले जो है देशों द्वारा अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान में महासागर केंद्रित जलवायु क्रिया को जो एकीकृत करना, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को जो पेरिस में लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, उसको जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है उस पर कार्य करना है। तो इस उद्देश्य के तहत इसको जो है शुरू किया गया है, काफी आपका महत्वपूर्ण पहल है। और देखेंगे अभी वर्तमान में जो है ये जो है 1.5 का जो टेम्परेचर का लक्ष्य था पेरिस समझौते में जो 2015 में जो हुआ था, उस लक्ष्य को जो हम लोग क्रॉस कर गए हैं। कौन से लक्ष्य को, जो ये पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। तो इसीलिए जो है वर्तमान समय में देखेंगे टेम्परेचर जो है पृथ्वी का कितना जो है बढ़ रहा है, इसके कारण से कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है, नहीं आने वाले समय में इसके भयंकर जो है परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अगला कह रहा है, हाल ही में किसे जो है मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, कटरीना कैफ को, आलिया भट्ट को, या सोनाक्षी सिन्हा को, या प्रीति जिंटा को। तो किसे बनाया गया है, देखेंगे आप कुछ समय पहले जो है मालदीव जो है, मालदीव कितना जो है न्यूज में था कि वहां से पर्यटन जो है, भारत के पर्यटन वहां नहीं जा रहे हैं कुछ विवादों के कारण से। आप जानते हैं यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो कुछ बयान भी ऐसा दिए थे। तो आप ये जानिए, भारत से बहुत सारे पर्यटक जो होता है, टूरिस्ट जो होते हैं, कहा जाते हैं मालदीव जाते हैं, और उन्हें इसी से जो है उनकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का जो है एक भाग जो है निकल के आता है। तो अगर ऐसे भारत जैसे देश से जो है वो समझौता तोड़ेंगे तो सही, उनकी भारत के खिलाफ जो काम करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत के लोग इतना समझदार हैं, कुछ हद तक जो है उस पर काम करेंगे कि वहां टूरिस्ट के रूप में नहीं जाएंगे। तो देश को जब नुकसान होने लगा तो आप देखिएगा कटरीना कैफ को ये जो है क्या बना दिए हैं, वैश्विक पर्यटन राजदूत बना दिए। मतलब क्या, इनको जो इनके देश की जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की एम्बेसडर के रूप में कार्य करेगी। कौन, कटरीना कैफ अपने यहाँ की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भारतीय को जो है मालदीव का जो है ग्लोबल पर्यटन जो है, ग्लोबल टूरिज्म जो है एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में कटरीना कैफ को मालदीव सरकार ने जो है वैश्विक पर्यटन राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये सब क्यों नियुक्त किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों नियुक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है अभी एम्बेसडर नियुक्त किया है, अब ये प्रमोट करेंगे कि मालदीव में जाइए क्या है क्या नहीं है, वो कहीं घूम के जो है
मान लीजिए मालदीव में किसी एक प्लेस पर जो है, किसी अच्छे प्लेस पर कहीं वो घूमने गए और उस प्लेस का जो है फोटो अपने क्या किए, ट्विटर पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी और सब जगह डाल दी जहां जहां उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। आप लोग देखेंगे कि कटरीना कैफ जो है यहाँ घूम रही है, यानी ये अच्छा प्लेस है, तो वहां वो जाने के लिए जो है वो क्या होंगे, जाने के लिए जो है कहें, सोचेंगे कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, कटरीना कैफ जी यहाँ घूम रही है। तो इसलिए जो है एम्बेसडर जो है नियुक्त किया जाता है, तो ध्यान रखना। ये है, देखिएगा इनका इमेज, आप जानते हैं होंगे सब। अगला है, हमले के कारण जो है चर्चा में रहा होदेदा बंदरगाह किस देश में स्थित है। जो अभी इस पे हमला कर दिया गया है इजराइल द्वारा, तो ये यमन में स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए मैं पहले ही आपको बता दिया, तो मतलब इजराइल द्वारा जो है हमला कर दिया गया है यमन की जो है बंदरगाह पे। अब क्या किया है, इसकी विशेषता देखते हैं पहले इसको। तो इजराइल के जो है यमन के होदेदा बंदरगाह पर जो है इजराइल ने, सॉरी, तो अपना पहला नौसैनिक हमला किया है। तो किसने किया है, इजराइल ने किया है। इसमें जो हैथी है, जिसे हैथी कहा जाता है, हाउथी भी कहा जाता है, इसमें जो हैथी विद्रोही है और उसके द्वारा कथित तौर पर हथियार हस्तांतरित करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरगाहों को जो है निशाना बनाया जाता है, बनाया गया है इजराइल द्वारा। यानी इजराइल ये आरोप लगाया है कि ये हैती जो विद्रोही हैं, ये होदेदार बंदरगाह से क्या होता था, ये हथियार को जो है अपना सप्लाई करते थे, हथियार को इधर से उधर करते थे, इसीलिए उस बंदरगाह पे जो है इजराइल द्वारा हमला किया गया, उस पोर्ट पर हमला किया गया कि वहां से जो है चीजें अब जो है ज्यादा इधर उधर ना होने पाए, यानी इसको इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए जो है इस पे कार्रवाई किया गया है। तो अगर देखेंगे तो यमन जो है, यमन की पश्चिमी तट पर स्थित है, जो लाल सागर है, लाल सागर के किनारे पर है। तो इस शायद इमेज आपका लगा है कि नहीं लगा है, शायद इमेज, तो इमेज लगाना शायद भूल गए हैं, तो उसको जो है आप देखिएगा। अगर देखेंगे यमन, तो यमन के जो है पश्चिमी तट पर ये जो है स्थित है, लाल सागर के किनारे और लाल सागर के पूर्वी भाग में कह सकते हैं। विशेषता क्या है, तो आधुनिक डॉकिंग सुविधाओं से यह सुसज्जित है यह पोर्ट, और युद्ध के दौरान लाखों लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। लेकिन यही को इसी को ही निशाना बना दिया गया है इजराइल द्वारा, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। तो हाउथी संघर्ष अगर देखेंगे तो इसे इसे हैती भी कहा जाता है। तो हैती विद्रोहियों ने जो है होदेदा सहित उत्तरी यमन के कुछ हिस्सों पर जो है नियंत्रण कर लिया है, इसके कारण से भी ये चर्चा में है। तो ईरान द्वारा समर्थित जो है वह सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का विरोध करते हैं और मिसाइलों और ड्रोनों से जो है इजराइल को निशाना बनाते हैं। और इजराइल का आरोप है कि होदेदा जैसे जो है बंदरगाहों का उपयोग सैन्य रसद के लिए किया जाता है, जिसके कारण हमले होते हैं। यानी इसका जो है इसका उपयोग जो होदेदा पोर्ट है उसका उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है यमन के द्वारा, इसीलिए यमन इसके पोर्ट को ही जो है निशाना बनाया गया है। जैसे अपने यहाँ का जब पहलगाम में हमला हुआ, तो आप जानते होंगे जितने भी टेररिस्ट कैंप थे कहाँ, पाकिस्तान में, भारत सरकार ने ये सोचा यहाँ से जो है आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, इसको ही निशाना बना दिया जाए। तो वैसे ये इन्होंने कहा जो होदेदार पोर्ट है वहां से गलत गतिविधियां हो रही है, तो जो है इनके खिलाफ जो है इजराइल के खिलाफ गतिविधियां हो रही हो, जो हौती विद्रोही है वो यहाँ से जो है रसद वगैरह भेज रहे हैं, सैन्य रसद भेज रहे हैं, तो इसके कारण से इस बंदरगाह को ही जो है उड़ा दिया जाए, पोर्ट को, तो वहां पे ये हमला कर दिया, इसीलिए ध्यान रखना है। अगला है, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है कौन बन गई है, जो प्रत्यक्ष ऋण सुविधा यानी डायरेक्ट लोन फैसिलिटी जो है शुरू की है। यानी अब ये जो भारत की कंपनी है, ये आपको डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है ऋण देगी, डायरेक्ट आपको लोन फैसिलिटी ये उपलब्ध कराएगी, यहाँ से आप जाकर के लोन भी ले सकते हैं किसके द्वारा, तो फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया या मंत्रा या जो है स्नैपडील, तो किसके द्वारा कर सकती है। सही उत्तर आपका रहेगा, आप जो हम लोग फ्लिपकार्ट ने जो है सुविधा लॉन्च कर दिया है। और कितने लोगों को आपको यहाँ तुरंत कमेंट करके बताना है, कितने लोग ये जानते थे कि फ्लिपकार्ट जो है ये भारत की कंपनी है। तो ये आप जान लीजिएगा, फ्लिपकार्ट जो है आपके बेंगलुरु, वेस्ट बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये फ्लिपकार्ट जो है अपने भारत की कंपनी है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने जो है फ्लिपकार्ट को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस जो है दे दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो पहले इसको जान लीजिएगा कि इसका दर्जा दे दिया है। जैसे आप जानते होंगे एक बैंक होता है, बैंक में क्या होता है, आप गए बैंक में पैसा जमा किए, उसके बाद आपको जो है पैसा आपका सुरक्षित रहता है और आपको जो है कुछ उस पे जो है ब्याज आपका मिलता रहता है, बैंक का ये काम है। बैंक से आकर के आप ऋण भी ले सकते हैं,
बैंक में पैसा भी जमा कर सकते हैं, बैंक में कई सारे गतिविधियां आप कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, वो जो है यह ऐसा वित्तीय संस्था है जो बैंक नहीं है, बैंक के रूप में है, लेकिन लोन देती है, निवेश इसमें हो सकता है, बीमा होते हैं, ये जैसी सेवाएं आपको जो है देती है। यानी यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं, ये सब सुविधाएं आपका हो जाएंगी। लेकिन ये आपका जमा वगैरह पैसा वगैरह जमा नहीं करती। इस सब सुविधाएं जो है पूर्ण रूप से बैंक नहीं, लेकिन बैंक जैसी है संस्थाएं। तो आप फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों को है खुद से लोन दे सकती है। कौन दे सकता है? फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो है भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जो डायरेक्ट लोन की जो है सुविधा यानी फैसिलिटी है शुरू की है। तो ये बात आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सी कंपनी ऐसी बनी है ई कॉमर्स कंपनी जो पहली बार जो है किसी लाइसेंस पाई है आरबीआई से किसी जो है लोन देने के लिए। तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स तो हम लोग का जो है समाप्त होता है, लेकिन हम लोग कल वाला रिवीजन सेशन भी कर लेते हैं, तब जो है आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कह रहा किस भारतीय खिलाड़ी को जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में जो है शामिल किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? तो ये एम एस धोनी जो है, इनको जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है 2025 में शामिल किया गया है। इसके लिए क्या होना चाहिए? 5 वर्ष से जो है 5 वर्ष से पहले कोई खिलाड़ी जो रिटायरमेंट हो जाता है और जो पब्लिक क्षेत्र में जो है खेल से संबंधित चीजों में काम करते रहता है, उसको ये जो है उपलब्धि दी जाती है, जो है फेम दिया जाता है। और अब की वर्ष जो है 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें से जो है भारत की एम एस धोनी है। अभी भारत से जो है 11 लोगों को ये फेम जो है दिया जा चुका है, 2009 से इसको दिया जा रहा है। अगला है चर्चा में रही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यूके में जो है उत्तराखंड में ये स्थित है। अगला है भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली में इसको जो है स्थापित करने के लिए घोषणा की गई है। तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है स्थित है, जो अभी चर्चा में रहा है? तो ये महाराष्ट्र में ये जो है स्थित है, इसको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा थीटू द्वीप जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। तो इसके कारण से जो है ये न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि यहाँ कुछ जहाज वगैरह का जो है डूब गए थे। अगला है चर्चा में रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएम में किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है आज के 9 वर्ष पहले 2016 में इसको जो है शुरू किया गया था। ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला किस राज्य सरकार द्वारा जो है सीमा पर्यटन पहल जो है शुरू की गई? यानी आप सुने बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव, यानी बॉर्डर क्षेत्र में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये पहल शुरू किया है। तो ध्यान रखना है। तो दोस्त आज के करंट अफेयर्स यहीं पर जो रखते हैं, फिर नए सेशन में मिलते हैं। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा और अपना भी जो है देखिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।